प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में शामिल हुए और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा जताया कि भारतीय सेना स्वदेशी मिशन के पथ को तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मिशन पर और प्रधानमंत्री ने सेना के आधुनिकीकरण को लेकर भी सरकार का मिशन भी लोगों के समक्ष रखा और बताया कि ये भी उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि देश के सैनिकों के हाथ में ऐसे हथियार होने चाहिए जिनके बारे में दुश्मन सोच भी न सके, यानी एकदम आधुनिक। चलिए आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 6 बड़ी बातें कौन सी कही हैं जो भारतीय सेना के नए युग की संकेत दे रही हैं। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉवित्जर तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों। और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। तो राष्ट्र रक्षा का महासंकल्प कैसे आगे बढ़ रहा है यह प्रधानमंत्री की जुबानी सुन रहे थे। और जाहिर है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो भारत ने रक्षा उपकरणों और हथियारों के मामले में खुद के दम पर काफी उपलब्धियां हासिल की है। स्वदेशी उपकरणों पर सेना का जोर है। नई नई योजनाओं के तहत भारत में भी आधुनिक हथियारों को बनाया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा राष्ट्र रक्षा का स्वदेशी मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल तो कोशिश यही है कि देश को हथियार या तकनीक अब विदेशों से ना खरीदनी पड़े, इस पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश ये भी की जा रही है कि भारत की जरूरत के हिसाब से हथियार और तकनीक अब ज्यादा से ज्यादा देश में ही तैयार की जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, शुभ समाचार ये भी है
कि 70% से ज्यादा रक्षा उपकरणों का अब जो है स्वदेशीकरण हो चुका है ऑलरेडी, और आने वाले समय में सेना को देश में बने जो राइफल्स हैं, टैंक हैं, मिसाइलें हैं और हेलीकॉप्टर वो मिल जाएंगे। यानी हम आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया उत्पादों पर बढ़ावा देने पर सरकार भी पूरा फोकस करती नजर आ रही है। अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार उपकरणों के लिए सरकार ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे इसे देश में ही तैयार किया जाए। देखिए, योजनाओं के तहत ये भी है कि 14 स्वदेशी रक्षा उत्पाद बनाने पर सरकार का अब जोर रहेगा और स्पेशल पर्पस व्हीकल योजना के तहत लंबी दूरी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जो बिल्कुल आधुनिक होने जा रहे हैं। IDEX योजना के तहत कक्षा में घूमने वाले ट्यूडो सैटेलाइट्स बनाने पर भी सरकार का जोर है। यही नहीं, मेक 2 योजना में जैमिंग सिस्टम फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म के निर्माण पर भी सरकार का जोर है। बिल्कुल, साथ ही साथ देखिए, औद्योगिक स्तर पर डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्म का चुनाव ऑलरेडी किया जा चुका है। सबसे खास बात देखिए ये है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी स्वदेशी मिशन के तहत बना दिए गए हैं, जिसके जरिए और तेजी आ सके। सरकार की पहल से डिफेंस में आयात के खर्च में भारी कमी आई है, जो कि एक शुभ संकेत है। भारत के स्वदेशी मिशन की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय कंपनियों का उत्पादन 2 साल में 79,071 करोड़ रुपए से आज की तारीख में 84,000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और ये बताता है कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस पर सरकार का जोर है और इसलिए नई नई योजनाओं के तहत स्वदेशी उपकरणों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल ममता, देखिए उसी क्रम में हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा के संकल्प की तस्वीर आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं हम आजादी के अमृत महोत्सव की, जिसका जश्न देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर रेलवे भी ऐसी ही एक पहल कर रहा है, जिसके तहत 18 से 23 जुलाई के बीच मेगा आयोजन हो रहा है। इसके लिए देखिए 24 राज्यों और 27 ट्रेनों को चुना जा चुका है। यही नहीं, इस योजना में 75 रेलवे स्टेशन को शामिल कर दिया गया है। शान से लहराता तिरंगा, रेलवे के गौरवशाली इतिहास का गवाह ये रेल इंजन और रंग बिरंगी रोशनी के जरिए बेहद खूबसूरती से सजाया गया पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। यह आजादी के 75वें साल के मौके पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की भव्य तस्वीरें हैं। भारतीय रेलवे 18 से 23 जुलाई के बीच आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान रेलवे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 24 राज्यों की 27 ट्रेन और 75 रेलवे स्टेशन को कुछ इसी तरह सजाया और संवारा जाएगा। ये भारतीय रेलवे में टोटल 75 स्टेशन चयनित किए गए हैं, जिनमें पूर्व मध्य रेलवे के 6 स्टेशन हैं और उन 6 स्टेशनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी एक स्टेशन है। इसमें रोज शाम को, जैसे आज हमारे चेयरमैन साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है रेलवे बोर्ड से, फिर ECR हेडक्वार्टर में महाप्रबंधक महोदय ने किया है और ये निर्देशित था कि हर मंडल में जहाँ स्टेशन चयनित है वहाँ पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जनसाधारण को और जन सहभागिता के आधारित पर शाम को 6 बजे से कार्यक्रम किया जाए। ये तस्वीरें दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की हैं। 23 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले यहां पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देशभक्ति की स्वर लहरी ने कार्यक्रम में शामिल हर किसी के दिल में देश प्रेम और राष्ट्र रक्षा की लहर पैदा कर दी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय रेल आजादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहा है, साथ ही साथ अपने यात्रियों को आजादी से जुड़ी चीजों से भी रूबरू करा रहा है। भारतीय रेल द्वारा आजादी की रेलगाड़ी और फ्रीडम स्टेशंस का चयन किया गया है, ताकि इन दोनों सिंबल्स के माध्यम से हम आम जन तक आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके बारे में
संचार कर सकें कि भारतीय रेल क्या कर रही है और हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन स्टेशन जो है इसकी क्या विशेषता है और यह किस महान विभूति के नाम से नामित किया गया है। स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया में ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसे लेकर यात्रियों और कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे लोगों में खूब क्रेज है। हर कोई इस खास मौके पर यहां सेल्फी लेना या फोटो खिंचाना चाह रहा है। स्टेशन के यात्री हॉल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टॉल भी लगाए गए हैं। लकड़ी को तराश कर बनाए गए ये प्रोडक्ट्स हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन जैसे कार्यक्रम के जरिए भारतीय रेल अपने रेल यात्रियों को और आम लोगों को देश की आजादी और कुर्बानियों के बारे में जानकारी दे रहा है। स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्री और कार्यक्रम में शामिल हो रहे लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब राष्ट्रभक्ति के बाद हम बात करेंगे भक्तों की। साईं भक्तों ने गुरु पूर्णिमा उत्सव पर चढ़ावे का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बेशुमार दौलत भेंट की गई है। कोरोना के दौर में बंद हुए आयोजन के बाद ये पहला मौका था जब शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया और ऐसे में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और खुले दिल से दान भी किया है। देखिए। सोना, चांदी, विदेशी करेंसी, भारतीय रुपयों की गड्डियां, ये वो चढ़ावा है जिसने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नया रिकॉर्ड बनाया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिस अंदाज में ये भक्त झूमते गाते साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, उसी अंदाज में भक्तों ने खुले दिल से गुरु दक्षिणा भी दी। 3 दिनों तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान काफी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। वैसे भी 2 साल से कोरोना प्रतिबंधों की वजह से भक्त दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब बंदिशें खत्म होने के बाद लोगों ने शिरडी का रुख किया। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए दान किया। दान पत्र में 2 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपए इकट्ठा हुए। डोनेशन काउंटर पर 1 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपए, चेक, डीडी, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन के जरिए 1 करोड़ 36 लाख 38 हजार रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा 20 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा आई, 22 लाख रुपए का 479 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए मूल्य की चांदी प्राप्त हुई। ये 2 साल इसके पहले कोविड के माध्यम से ये दर्शन बंद था, कोई उत्सव हुआ नहीं, लेकिन 2019 में जो उत्सव हुआ था उसमें 4 करोड़ 52 लाख रुपीस बाबा को चढ़ावाया था। आज का जो चढ़ावा है सबसे ज्यादा चढ़ावा आज साईं भक्तों ने यहाँ दिया है, क्योंकि 2 साल में बाबा का दर्शन लोगों को पाया नहीं गया है, इसीलिए बड़े तादाद में लोग यहाँ आए और आपने गुरु दक्षिणा बाबा को लोगों ने अर्पण किया है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि 3 दिनों में देश विदेश से 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन किए। गुरु दक्षिणा अर्पण करने के लिए हजारों श्रद्धालु पालकी लेकर भी साईं बाबा दरबार पहुंचे। लगभग पुणे से 1500 से 3000 लोग इसमें शामिल होते हैं और ये बाबा के हम बाबा को अपनी गुरु परम गुरु मानते हैं। और हम बाबा के लिए ये चद्दर और ये हमारे श्रद्धा थी जो हम क्या बोलते हैं ये चद्दर चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। हम बहुत 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 ज्यादा मानते हैं हम बाबा को और दिल्ली से आए हम लोग यहाँ पे चढ़ाने के लिए बाबा को। देश के 10 सबसे धनी मंदिरों की बात करें तो शिरडी का साईं मंदिर नंबर 4 पर है। दरअसल शिरडी के साईं बाबा मंदिर से काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। काफी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी खुलकर मंदिर को दान देते हैं। शिरडी से नितिन मीराणे के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रही बात जब आस्था की, चलिए तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाठ बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले और बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर नजर आए। सड़कों पर देखा गया सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः जो है महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। तो वहीं सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ की जो रौनक है वो भी देखते ही बन रही थी। यहां हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। 2 तस्वीरें बता रही हैं कि देश में आस्था की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। देखिए, सावन का महीना आ गया है तो कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद सड़क की तस्वीरें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कांवड़ियों का अलग अलग अंदाज इस वक्त सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है तो उत्साह अपने चरम पर है और इसी वजह से इन कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, प्रशासन ने भी कई तैयारियां की हैं। कई लोग अपने तरीकों से इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे इस बार कांवड़ियों को देखने पर समझ आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर का क्रेज उन पर कितना चढ़ा हुआ है। सावन आते ही शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था निकल पड़ता है आस्था के सफर पर। 2 साल बाद शुरू हुई इस बार की कांवड़ यात्रा में आस्था, उमंग और भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। कांवड़ियों के बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से समूचा वातावरण शिवमय हो जाता है। शिव भक्त कांवड़िए भोले के रंग में रंग चुके हैं। हर कोई सावन में किसी न किसी तरह भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ लाता है। हरिद्वार से जल भरकर कोई शिव भक्त पैदल कांवड़ यात्रा करता है तो कोई वाहन पर। लेकिन इन्हीं सब के बीच ऐसे भी भोले के भक्त हैं जो लेटकर कांवड़ ला रहे हैं। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद के मुरादनगर गांव के ओपल कुमार। वो हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा जल लाए हैं और अपने 3 दोस्तों के साथ लेटते हुए कांवड़ लेकर सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यहाँ ओपल कुमार की आस्था का ये रंग देखकर हर कोई उनका मुरीद हो गया। ये हरिद्वार से, ये हल्की पैड़ी से। कहाँ जाओगे जल चढ़ाने? मुरादाबाद। तो कैसे आ रहे हो जल लेकर? जी लौट के आ रहे। लेट के आ रहे हैं। क्या मन्नत मांगी है भगवान से? क्या मन्नत मांगी? भगवान से भी मांगी, बस ठीक ठाक रहे। रोजाना कितने चलते हो आप? रोजाना कितने चलते हो? पता नहीं भोले कितना चलाते हैं। इधर यूपी के हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में भी कांवड़ियों की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार गंगा के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर लौटते हैं। इस बार यहाँ कांवड़ यात्रा अपने अलग ही रंग में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार यहाँ यूपी के सीएम योगी के साथ बाबा का बुलडोजर नजर आएगा। दरअसल बाजार में इस बार सावन में भोले के भक्तों को योगी और बुलडोजर छपी टी-शर्ट पसंद आ रही है। हापुड़ के गोल मार्केट में योगी की बुलडोजर वाली टी-शर्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बाजार में आते ही ये हाथों हाथ बिक रही है। इस बार डिमांड ये है कि पहले तो योगी मोदी चले थे, अब योगी बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, अब योगी बुलडोजर की बहुत अच्छी डिमांड है। दिल्ली माल नहीं है, सारा माल खाली आउट ऑफ स्टॉक है। हमें भी लड़के जब जाके 100 टी-शर्ट मिली है, माल नहीं है, ग्राहक को ऊपर रेट में मिल रहा है। तो क्या आस्था का एक और रंग हरिद्वार में भी नजर आया। यहाँ आस्था सिर्फ भोलेनाथ के लिए नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी दिखी है। ये कहानी जानकर आप भी कहेंगे कि श्रवण कुमार आज भी जिंदा है। ये श्रवण कुमार हैं हरिद्वार के विकास गहलोत, जो आंखों में पट्टी बांधे अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर लाए हैं भोले के चरणों में। मकसद है कि लोग माता पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें। ये सर मैं बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार आज भी जिंदा है, हमारे दिल में है। अपने यूथ भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही करके कुछ दिखाओ। काफी टाइम से मैंने सोच रखा था
कि मुझे ये करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगा सर, अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा। तो यूपी में कांवड़ यात्रा पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्तों का रेला जयकारे के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कांवड़ यात्रा की भक्तिमय तस्वीरें तो आपने देख ली। इसी के साथ देखिए मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश के चलते बहुत बुरा हाल है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और असम जो राज्य हैं वो शामिल है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जहां भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तराखंड जैसे राज्यों में सतर्कता और ज्यादा अब बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 19, 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। जिन राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें उत्तराखंड के साथ महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। चंद्रपुर में बाढ़ में फंसे 5 किसानों का रेस्क्यू किया गया। ये किसान पिछले 24 घंटों से अपने खेत में फंसे थे। किसान खेत में धान की बुआई करने गए थे। उसी दौरान उमा नदी में आई बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया। खुद को बचाने के लिए किसान पेड़ पर चढ़ गए। साथ ही अमरावती और अकोला में भी भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। काफी संख्या में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो अलर्ट रहिए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान यही जताया गया है कि आने वाले कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पहलवान बेटियों वाली फिल्म दंगल तो आपने देखी होगी। इस फिल्म के बाद काफी लड़कियों को कुश्ती को देखने का नजरिया बदला और इसके प्रति रुझान भी जगाया गया। अब बड़ी संख्या में पहलवानी के गुर सीखने में लड़कियां पीछे नहीं है। ये लड़कियां ओलंपिक का सफर तय करना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं और इन्हीं सपनों के साथ हरियाणा के करनाल में दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि कुश्ती के रिंग में उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। ये पहलवानों की नर्सरी है। यहां तैयार होती हैं भविष्य की वीरांगनाएं। पहलवान गुरु के साए तले इन बच्चियों को पहलवानी के कमर तोड़ गुर सिखाए जा रहे हैं। दांव ऐसा कि कमर टूट जाए, धोबी पछाड़ ऐसी कि गर्दन अकड़ जाए, हाथ की पकड़ ऐसी कि बड़ों बड़ों की बुद्धि भी चकरा जाए। ये दंगल गर्ल छोरों से कम नहीं है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम की हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में ये बेटियां अपने हुनर को निखार रही हैं। दिल में तमन्ना और आंखों में सपना देश के लिए मेडल जीतने का है। मेरे को कुश्ती करते हुए 3 साल हुए हैं अभी तो, पर मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हूँ। सब वैसे तो बहुत सारे खेल है हमारे इसमें, पर कुश्ती में पता नहीं क्या एक अलग सा इंटरेस्ट बन गया था। देखते ही
जैसे मैंने दंगल देखे, बहुत सारे मैच देखे, इसको देखते इंटरेस्ट सा बन गया है। मतलब मन में शुरू से ही थी मेरे कि बड़ी होकर रेसलर ही बनना है। इन लड़कियों में कई बच्चियां ऐसी हैं जो हरियाणा की नहीं बल्कि दूसरे राज्य से यहाँ कुश्ती का दांव पेंच सीखने आई हैं। मैं यूपी से हूँ और मैंने कुश्ती के लिए, हम हरियाणा में रह रहे हैं अभी, कुश्ती के लिए मतलब मेरी प्रैक्टिस के लिए मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है और कुश्ती में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है। मेरे दादाजी भी जो है कुश्ती में थे, इसलिए मैं भी कुश्ती में आई हूँ। मेरे दादाजी की भी इच्छा यही थी कि मैं कुश्ती में जाऊँ। प्लेयर बनना चाहती हैं, कुश्ती की रेसलर बनना चाहती है और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हमारे माता पिता का जो सपना है रेसलर बनने का, ओलंपिक देश के लिए मेडल लेके आने का, ओलंपिक में जाके खेल के आने का, ये हम इस मैट के माध्यम से और हमारे कोच के माध्यम से हम पूरा करना चाहती हैं। अब जरा 9 साल की नीति से मिलिए। उम्र भले ही कम है, लेकिन इरादे हिमालय से भी ऊंचे, हौसले समंदर से भी गहरे। मैं 6 साल की यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोच हमें यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस सिखाते हैं। मैं पहलवान बनूंगी, किसी दिन अपने देश के लिए मेडल ला के दूंगी। पहलवानों की नर्सरी में बेटियों को लेकर आए अभिभावकों का मानना है कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। लड़कियों का हौसला बढ़ाया जाए तो वो भी काफी कुछ कर सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं, जैसा कि हरियाणा की लड़कियों ने कुश्ती के रिंग में करके दिखाया। हमारे यहाँ पे अभी लड़कियों के मेडल आए हैं। साक्षी मलिक का पीछे मेडल आया ओलंपिक में। ये इनको देखते हुए लड़कियों को भी अब ये लगता है कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं और पेरेंट्स भी अब ये इनको भेजने के लिए बड़े खुश हैं, क्योंकि लड़कियां आप देखो कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगी हुई हैं खेलों की वजह से ही, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदली है और इन्हीं बदलावों को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां छोटी छोटी बच्चियां कुश्ती की बारीकियों को बड़े ही जतन के साथ सीख रही हैं और हर बच्ची ओलंपिक तक का सफर तय करना चाहती है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फलों का राजा आम इस बार फिर से चर्चा में लगातार बना हुआ है, लेकिन इस बार लखनऊ या मलिहाबाद के आमों की वजह से नहीं, बल्कि ये सहारनपुर के चौसा की वजह से, जिसके स्वाद के मुरीद जो हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं। तभी तो 400 आम की पेटियां प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्रियों के लिए अलग से भिजवाई गई। रंग ऐसा कि हर किसी को भा जाए, स्वाद ऐसा कि हर कोई इसका मुरीद हो जाए, ये सहारनपुर चौसा आम है और स्वादिष्ट आमों से भरी पेटियों की ये पैकिंग बेहद खास मेहमानों के लिए हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सहारनपुर का चौसा आम पसंद आया है, लिहाजा अब सहारनपुर से स्पेशल पैकिंग करके पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा जा रहा है। 1800 किलो आम की डिमांड करी है मेरे से, जो मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को जानी है। बाकी माल की कोई दिक्कत नहीं है, माल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है हमारी और बाहर विदेशों में निर्यात होता है इसका। कौन सा आम पसंद आ रहा है, कौन सा भेजा? उनके लिए चौसा मांगा गया है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयार है। कब तक देना है ये ऑर्डर? ये 20 तारीख तक हमें ऑर्डर देना है जी। जो पहला ऑर्डर जाएगा 20 को जाएगा, फिर 25 को, फिर 1 अगस्त को, 3 बार में जाएगा इनका माल। सहारनपुर के चौसा आम का स्वाद सिर्फ पीएम और महामहिम ही नहीं चखेंगे, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के लिए आम के 400 स्पेशल डिब्बे सहारनपुर से दिल्ली रवाना किए जा रहे हैं। जी, यहाँ का आम जो है काफी फेमस है, तो यही प्रचार प्रसार के लिए सभी वीआईपीज के यहाँ जाता है। राष्ट्रपति, पीएम और केंद्रीय कैबिनेट को सहारनपुर का प्रसिद्ध आम भेजने के बाद आम की एक बड़ी खेप सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी भेजी जाएगी। सहारनपुर का बेहटा इलाका आम की एक बड़ी फलपट्टी घोषित है। इस इलाके में छोटे बड़े हजारों आम के बगीचे हैं। यहाँ के आम की मिठास देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। शायद यही वजह है कि इस बार सहारनपुर के आम की मिठास राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक चली गई है।
सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इसको लेकर काफी टाइम से चर्चा हो रही थी, लेकिन गुड न्यूज सामने निकल कर अब आई है। आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 2 प्रोजेक्ट्स के करीब 170 फ्लैट्स बायर्स को उनके आशियाने की चाबी अब सौंप दी है। और इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है बाकायदा, और जिसके बाद अब ऐसी उम्मीद जगी है कि आम्रपाली के हजारों फ्लैट्स बायर्स को बहुत जल्द उनके सपनों का घर मिल जाएगा। देश के मेट्रो शहरों में एक अदद मकान का सपना देखने वाले अक्सर बिल्डरों की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, चाहे देश की महानगरी मुंबई हो या फिर दिल्ली एनसीआर का इलाका। बिल्डरों की धोखाधड़ी और लेट लतीफी के शिकार हुए लोग मिल ही जाएंगे। आम्रपाली के हजारों फ्लैट बायर्स इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनके आशियाने का सपना चूर चूर होने वाला था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा नहीं होने दिया। बिल्डर के रवैये से नाराज फ्लैट बायर्स ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स की पूरी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी देखरेख में फ्लैट बनाने का जिम्मा एनबीसीसी को दिया। अब गुड न्यूज ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली के 2 प्रोजेक्ट्स में कई खरीदारों को उनके आशियाने की चाबी मिल गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमने 28 अगस्त 2012 में बुक कराया और अब 2022 आ गया है, अगस्त भी आने वाला है, लेकिन हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। सैटरडे को जो फंक्शन हुआ था 17 को, तो उसमें हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। उम्मीद है हमें कि एनओसी भी मिल जाएगी और हम अब शिफ्ट कर पाएंगे। इन लोगों के लिए लड़ाई आसान नहीं थी, मगर लोगों ने हार नहीं मानी। साल दर साल गुजर गए, तब जाकर फ्लैट की चाबी हाथ लगी। हालांकि अभी भी सैकड़ों फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनको फ्लैट मिलने का इंतजार है। मैंने अपना यूनिट अप्रैल 2011 में बुक किया था और जो ओरिजिनल डिलीवरी मुझे प्रॉमिस की गई थी वो थी 2013 दिसंबर। तो उसके बाद तकरीबन 9 साल हो गए हैं और अभी भी इंतजार है। आम्रपाली ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 महीने में 800 से ज्यादा फ्लैट बायर्स को भी उनके फ्लैट की चाबी मिल जाएगी। ड्रीम वैली नाम के तहत जो विला बने थे, उसके बायर्स ने एक ड्रीम देख लिया कि अब उनके बच्चे एक ऐसे मकान में रहेंगे जहां जमीन भी उनकी होगी और छत भी उनकी होगी। लेकिन ये सपना धीरे धीरे टूटता गया, खराब होता गया और आज लगभग 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर पोजीशन नहीं मिला है। हार कर बायर्स 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि अब आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी बनाएगी, उन्हें पूरा करेगी। और अब यहाँ से अच्छी खबर यही आज कि एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट्स को लगभग कम से कम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है और यहाँ पर 20 से ज्यादा जो बायर्स थे उनको पोजीशन लेटर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी ने जुलाई 2019 में आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल से कामकाज ठप रहा और अब जब हालात थोड़े बेहतर हुए हैं तो फिर से एनबीसीसी ने अधूरे पड़े फ्लैट्स को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। कोशिश यही है कि अगले 2 सालों में 20,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स के सपनों का घर उनको दे दिया जाए। 2024 तक भी अगर हम आंकड़े देखें तो 22,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स होंगे जो अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज अभी यहाँ से अच्छी खबर यही कि अब लोगों को उनके पोजीशन लेटर मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब एक वक्त पर जिस घर को पाने की उम्मीद किसी परिवार का पूरी तरह से टूट चुकी थी, अब उस उम्मीद में जान पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन सुजॉय दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।